सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सबसे पहली बात तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, इधर ध्यान दीजिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके दो रीजंस हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन घूम रहा है उसके दो रीजंस हैं। पहला, एक ऐसा फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर भागेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा, और एक ऐसा फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर भागा जाएगा उसको सेंट्रीफ्यूगल कहा जाएगा। ठीक है, हमने दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े हुए, याद होंगे तुम लोग को। तो एक है रियल फोर्स और एक है इमेजिनरी है। ठीक है, अब ये रियल फोर्स और इमेजिनरी फोर्स समझने के लिए और एक चीज हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहां मैं आने का हूं, मैं थोड़ा सा इन चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रियल फोर्स है ना, और एक चीज कौन सी देखी थी हम लोग ने, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी फोर्स और इमेजिनरी फोर्स के हम लोग ने कुछ एग्जांपल देख लिए थे कि भैया अगर कुछ गाड़ी अगर टर्न इधर हो रही है तो आप लोग इधर की डायरेक्शन से पुल पुश करेंगे, है ना, और अगर इधर गाड़ी भाग रही है तो आप इधर की डायरेक्शन या पुल या पुश करेंगे। तो दिस आर दिस एग्जांपल फॉर दिस इमेजिनरी फोर्स, क्योंकि एक ऐसा फोर्स जो विदाउट इंटरेक्शन से बनता है उसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विदाउट इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर बॉडीज, सो इट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी फोर्स। And the force which is produced due to interaction of two or more bodies, so that is called as real force. उसको real force कहते हैं। ठीक है, अब real force और imaginary force ये दोनों चीजें समझने से पहले एक चीज हम लोग को और एक समझना जरूरी हो जाता है, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होती है? ये जरा दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। There are two types of frame of reference. पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो चीजें, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इसके दो टाइप्स जो होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरी चीज क्या होती है, नॉन इनर्शियल। इसको समझना, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब वो होता है जहां पे न्यूटन का पहला लॉ काम करता है, जहां न्यूटन का आपका पहला लॉ काम करेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जहां न्यूटन का पहला लॉ काम नहीं करता वहां नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट को अगर कोई फेक दे, एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर वो सामने जाके रुक जाता है तो इसके दो रीजंस होते हैं भैया। एक रीजन तो ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उसका मोशन रिड्यूस हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर वो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस या डेवलपमेंट एक्सर्शन ऑफ दिस टू फोर्सेस ऑन द बॉडी, दैट्स व्हाई दिस बॉडी कम्स टू रेस्ट। बॉडी इसलिए रेस्ट पे आती है कि अगर बॉडी कंटिन्यू मोशन में है, अगर न्यूटन का लॉ बोल रहा है कि अगर बॉडी मोशन में तो मोशन ही रहेगी, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ने बॉल फेंक दिया तो वो बॉल कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। इट इज ओनली ड्यू टू टू एक्सर्शन ऑफ फोर्सेस, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा कौन आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ। क्लियर? हाँ, तो ये हो गया, तो इसके वजह से बॉल रुक जाती है। ठीक है, अगर ये दो फोर्सेस अगर नहीं रहेंगे सो द बॉल इज कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इसको पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल में हम लोग लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, जो हमारा अभी करंटली लेसन भी चल रहा है। ठीक है, हाँ, यहां तक अभी हम लोग पहुंचने के। सो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल वो फ्रेम ऑफ वो फोर्स होता है जहां पे रियल फोर्स होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब आएगा व्हेन देयर इज अ रियल फोर्स, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब आएगा व्हेन देयर इज अ इमेजिनरी फोर्स, एंड दिस इमेजिनरी फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज सूडो फोर्स। याद है ना, ये इमेजिनरी फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स भी कहते हैं। तो जो रियल फोर्स होता है, सो द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर बॉडीज, सो दैट इज कॉल्ड एज रियल फोर्स। तो वो रियल फोर्स आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है और आपका सूडो फोर्स आपका आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में।
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां पर न्यूटन का पहला लॉ काम करता है और जहां नहीं करता। जहां न्यूटन का पहला लॉ काम करता है उसको बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जहां न्यूटन का पहला लॉ काम नहीं करता उसको बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? जहां पर न्यूटन का पहला लॉ काम करेगा उसको कहेंगे हम लोग इनर्शियल, और जहां न्यूटन का पहला लॉ काम नहीं करेगा उसको कहेंगे हम लोग नॉन इनर्शियल। अभी पहले लॉ के बारे में हम लोग ने अभी भी चर्चा की, ठीक? तो और इनर्शियल फ्रेम में जहां न्यूटन का पहला लॉ काम करता है तो इसमें फोर्स कौन सा आएगा? वहां पे रियल फोर्स, बिकॉज़ देयर इज अ इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर बॉडीज। क्लियर? और यहां न्यूटन का पहला लॉ काम नहीं करता है तो इसमें इसलिए फोर्स कौन सा आएगा? इमेजिनरी फोर्स। क्लियर? अब न्यूटन का पहला लॉ और या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से तो हम लोग ये जानते हैं ना कि न्यूटन के लॉ तब एप्लीकेबल होंगे व्हेन देयर इज अ एक्सर्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। न्यूटन के लॉस क्या कहते हैं? न्यूटन के लॉस ये कहते हैं कि बॉडी में मोशन तभी प्रोड्यूस होगा जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और बॉडी के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो मोशन अगर फिर से क्रिएट हो गया तो आप वहां उसको इमेजिनरी फोर्स कहेंगे। ठीक है? तो न्यूटन के तो लॉ कहते हैं कि जब कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बॉडी में मोशन आएगा। कौन सा मोशन आएगा? लीनियर आएगा, रोटेशनल आएगा, वाइब्रेशन आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ एक्सर्शन या डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है? ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के ऊपर। ठीक? तो देयर इज अ इंटरेक्शन, एंड व्हेन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर बॉडीज सो इट प्रोड्यूसेस द रियल फोर्स। उसको रियल फोर्स कहते हैं। और ये जो रियल फोर्स है ये हम लोग इनर्शियल फ्रेम में लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम में इसलिए लेते हैं बिकॉज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां पे न्यूटन का पहला लॉ काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन सेकंड चीज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो एक ऐसा फोर्स, ऐसा रेफरेंस जहां पे न्यूटन का पहला लॉ काम नहीं करता। जहां पे करता है उसके लिए बोलेंगे इनर्शियल, जहां नहीं करता उसके लिए बोलेंगे नॉन इनर्शियल। तो इसीलिए ये इनर्शियल में रियल फोर्स आता है और नॉन इनर्शियल में क्या आएगा? इमेजिनरी फोर्स। क्लियर हो रहा है? ठीक है? तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो सिमिलरली हमारे पास में दो फोर्सेस है, एक सेंट्रीपिटल है, एक सेंट्रीफ्यूगल। जब भी कोई बॉडी, अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी बॉडी का, ठीक है, इफ इट इज अ सेंटर और यहां से अगर एक पर्टिकुलर बॉडी है, यहां बॉडी है और बॉडी कुछ इस डायरेक्शन से मूव कर रही है, सो इट कंसीडर दैट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान के चलते कि ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, यहां से यहां तक आ गया, बी इसका फाइनल पोजीशन। ठीक? तो जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया तो जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है तो ऑब्जेक्ट को लगने वाला फोर्स कौन सा कंपल्सरी हो जाता है? सेंट्रीपिटल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है या सर्कुलर मोशन कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते रहता है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए रहता है तो नेसेसरी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट एन सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी कैन नॉट परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं हो रहा है सो बॉडी कैन नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता जिस समय सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा। एंड व्हेन देयर इज कंटीन्यूअस एक्सर्शंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड बॉडी कंटीन्यूअसली परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है कि भैया ऐसा फोर्स व्हिच इज एक्सर्टिंग ऑन द बॉडी या पार्टिकल which is along the radius। along the radius का मतलब वो along the radius भागेगा। अगर position of the body ये है तो ये ऐसे भागेगा। Centripetal force is, the direction of centripetal force is totally depending upon the direction of centripetal force. It is totally depending upon the position of the object on the circumference of the circle। Direction, centripetal force का direction हमेशा position of the particle के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कुछ ऐसा डायरेक्शन रहेगा इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए डायरेक्शन कुछ ये रहेगा, ठीक है, इस पोजीशन के लिए डायरेक्शन कुछ ये रहेगा। एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल भागेगा। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ ऐसे भाग रही थी। नाउ लिसन केयरफुली, द फोर्स इज एक्सर्टिंग इन दिस डायरेक्शन बट दिस बॉडी कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। फोर्स तो उस डायरेक्शन से लग रहा है बट बॉडी उस डायरेक्शन से मूव नहीं हो रही है। That's why the work done in centripetal force is always zero, because work done का फॉर्मूला F into dx, F into dx। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन हो जाएगा मेरा F dx। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऑन द सर्कमफरेंस, बट बॉडी इज नॉट मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस, बॉडी इज नॉट मूविंग अलोंग द रेडियस एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। बॉडी इधर नहीं आ रही है, that's why this displacement is zero
and when this displacement is zero, तो work done in centripetal force is zero. Work done centripetal force में zero हो जाता है. Similar way में work done in centrifugal force भी zero होगा, which is along the radius and directed away from the center. Center से दूर भागेगा, उसको away from the center हम लोग कहेंगे. ठीक है? So that is work done is zero in what? Centripetal force. Work done zero की कहाँ रहेगा? Centripetal force. Work done zero centripetal force में क्यों रहेगा? Because the motion of the body is along the circumference of the circle. Body का motion along the circumference of the circle, but the body का motion along the radius and directed toward the center. It means it is not moving along the radius and it is toward the center. It is moving performing a circular track. एक circular track perform कर रहा है, but the motion of the body is not along the radius and it is toward the center. That's why the displacement at this particular point is zero. And when the displacement is zero, so your entire work done is zero on the centripetal force. In similar way, that is in centrifugal force. Similar way में centrifugal force में भी होगा. That is centrifugal force में body का motion body का force इधर जा रहा है, but body is not moving in this direction. Here, body performing a circular motion. So again, in centrifugal force, the amount of work done is zero हो जाएगा. Here, तो जब भी body कोई circular motion perform करती है, तो centripetal force is a necessary force. Centripetal force is necessary force for the particle performing या object performing या कोई भी satellite performing या planets performing a circular motion along whatever it is. The force which is acting on the particle performing circular motion, which is along the radius, along the इसलिए बोला क्योंकि along the radius आएगा and directed toward the center of the circle, so that is called as centripetal force. The force which is acting on the particle performing circular motion, एक ऐसा force जो act हो रहा है किसके ऊपर, particle के ऊपर, और particle क्या perform कर रहा है, circular motion, और वो centripetal force का direction होगा, it is along the radius के along में आएगा and it is directed toward the center of the circle, so that is called as centripetal force. So centripetal force है, and the force which is acting on the particle performing circular motion, ये जो force है, ये जो particle performing circular motion which is along the radius and directed away from the center. एक ही वर्ड इसमें हम लोग बदलते हैं, एक डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है, एक डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होता है. एक डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है, इट इज कॉल्ड एज टुवर्ड द सेंटर, दैट इज सेंट्रिपिटल, एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दिस फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा. अब सेंट्रीपिटल फोर्स लेने के लिए हमारे पास में इक्वेशन बनती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन होता है, सो दिस एक्सेलरेशन इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. This acceleration is your centripetal acceleration, and the value of centripetal acceleration, that is A is equals to v square divided by r. The equation for centripetal acceleration is v square divided by r. तो यहाँ A का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ, इक्वेशन ऑफ A यहाँ, तो F जो बन जाएगा, this is mv square divided by r. This is the equation of centripetal acceleration. ये कहाँ से आता है, हम लोग इसको कल या परसों में देखेंगे. Why the equation of centripetal acceleration is v square divided by r? ये इक्वेशन हमारी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय q r क्यों आती है, हम लोग उसको कल या परसों के लेक्चर में देखेंगे. सो दैट व्हाई दिस पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द इक्वेशन ऑफ a हियर, सो वी गेट द f इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. दिस इज द इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. अब मैं ये इक्वेशन ले लूं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, तो ये f cp कहलाएगा. cp का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, cp सेंट्रीपिटल, और ये f क्या डिनोट कर रहा है, फोर्स. ठीक है, एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर होगा, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. The force which is acting on the particle performing circular motion, which is along the radius and directed away from the center. Direction उसका away from the center रहेगा, and that is called as centrifugal force. और दोनों forces हमारे बैलेंस हो जाते हैं, और जब भी दोनों forces बैलेंस होंगे, तो अगर ये प्लस में है तो दूसरा फोर्स में रहेगा माइनस में, so minus mv divided by r. This is the equation for centrifugal force. बॉडी का मोशन ना इधर हो रहा है, बॉडी का मोशन ना ही इधर हो रहा है, तो इसके ऊपर इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इसका 0. सो दैट्स व्हाई दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स. हियर सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 0. अगर ये इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, so mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r.
क्लियर? एंड दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी मैंने माइनस में लिखा हुआ है, सो दिस इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, अगेन दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दिस इज इन। सो वेयर नेगेटिव साइन, यहां नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि भैया दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, the negative sign indicate that both the forces are in opposite direction, ये दोनों forces opposite directions में। So this is basic terms for a centripetal force and centrifugal force. The amount of work done in centripetal and centrifugal force is zero. हमेशा वर्क डन कितना रहेगा इसके ऊपर, zero. Why the amount of work done is zero in centripetal and centrifugal force? Because this body is not moving along the radius and directed toward the center. This body performing a circular motion, body का motion along the circumference of the circle है, body का motion toward the center नहीं, मतलब along the radius toward the center नहीं है, that's why this displacement of this body is zero, and when the displacement of the body is zero, so the amount of work done happened in this particular circular motion is zero, so that's why centripetal force और centrifugal force का amount of work done कितना रहेगा, zero। और ये दोनों forces necessary force है, मतलब sorry, this is centripetal force is a necessary force for the particle performing circular motion। सर्कुलर मोशन कोई भी बॉडी का अगर परफॉर्म हो रहा है, देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स व्हिच इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक रियल फोर्स है, और कौन सा फोर्स होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाइल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ इमेजिनरी फोर्स एंड इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इसलिए बोले हुए हम लोग ने बिकॉज़ यहां पे इमेजिनरी फोर्स में विदाउट इंटरैक्शन फोर्स जनरेट होता है, और जब विदाउट इंटरैक्शन फोर्स जनरेट होता है तो इसको नॉन इनर्शियल में आएगा, बिकॉज़ इन नॉन इनर्शियल देयर इज नो ओबे ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला लॉ काम नहीं करता, एंड व्हेन देयर इज नो वर्किंग ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज imaginary force, and this centrifugal force is also your here। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के दो टर्म्स हमारे क्लियर हो गए। व्हाट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स? The force acting on the particle which is performing circular motion, which is along the radius and directed toward the center of the cell, so this is called a centripetal force। Exactly opposite होगा centrifugal force। डेफिनेशन आपका सेम रहेगा, बस डायरेक्टेड टुवर्ड की जगह अवे फ्रॉम बोलना पड़ेगा, एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है, रियल फोर्स है, एंड दिस इज अ नेसेसरी फोर्स फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। नेसेसरी फोर्स होगा किसके लिए, पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। क्लियर? यहां नहीं होगा तो भी चल जाएगा, बिकॉज़ इट इज अ क्लियर, सो इट इज अ रियल फोर्स, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, this is an imaginary force and it is working on the principle of non inertial frame of reference। non inertial पे काम करता है, प्रिंसिपल पे, non inertial frame of principle पे काम करेगा, it is imaginary force and direction away from the होगा, and the magnitude of this centrifugal force is minus। why there is a minus? because this minus sign indicates that these two forces are in a opposite direction, in between these two forces the angle should be 180। एंगल कितना होना चाहिए, क्योंकि एक इधर भाग रहा है दूसरा इधर भाग रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना बना, ये हो गया। सो दिस इज द टर्म फॉर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। समझा गया?